हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम। माय नेम इज आशुतोष गंगराड़े और आज हम लोग एमपीपीएससी 2019 के मिसेलेनियस और करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को मिसेलेनियस से और करंट अफेयर से। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो करंट अफेयर का क्वेश्चन आ जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन? सेक्रेटरी जनरल कौन है वर्तमान में? तो ये राइट आंसर इसका है एंटोनियो गुतेरेस। बान की मून जो थे वो इसके पहले थे और कोफी अन्नान ये भी प्रीवियस में थे, कुर्त वाल्डीहिम ये प्रीवियस में थे। वर्तमान में है एंटोनियो गुतेरेस जो कि पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पहले। एंटोनियो गुतेरेस वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन के। देखते हैं हम लोग एक बार लिस्ट इनकी कौन कौन रहा है, कब से कब तक का। तो मैंने एक लिस्ट निकाली है, इसमें आपको सब पता चल जाए कौन कौन कब तक कर रहा है। तो 24 अक्टूबर 1945 को आपको पता है यूएनओ का गठन हुआ था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। और उस टाइम पे क्या चुनाव पॉसिबल नहीं थे, चुनाव नहीं करवाए गए यूएनओ में। तो 24 अक्टूबर 1945 से लेकर 2 फरवरी 1946 तक ये एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल रहे थे ग्लैडविन जेब, जो कि ब्रिटेन के थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर चुनाव हुए, इलेक्शंस हुए। तो नॉर्वे के थे त्रिगवेली, ये बनते हैं महासचिव, सेक्रेटरी जनरल बनते हैं 1946 से लेकर 1952। लेकिन बाद में ये अपना रेजिग्नेशन डाल देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। फिर बनते हैं डेगर हैमरसोल्ड स्वीडन के। पूछ सकते हैं कि एकमात्र महासचिव का नाम बताइए जिन्होंने इस्तीफा दिया था, या पूछ सकते हैं ऐसा कि एकमात्र यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी कौन है जिन्होंने इस्तीफा दिया था। तो इनका नाम है त्रिगवेली। ये थे नॉर्वे के 1946 से लेकर 1952 तक ये सेक्रेटरी जनरल रहे थे। सेकंड आते हैं डेग हैमरसोल्ड, स्वीडन के थे ये निवासी। 1953 से लेकर 1961 तक रहे थे। फर्स्ट टर्म पूरा हुआ था, सेकंड टर्म पूरा होने वाला था, मतलब सेकंड टर्म स्टार्ट हुआ था और इनका प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो जाती है, मतलब इनका पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वापस इलेक्शन होते हैं, फिर यूथ हंट बनते हैं म्यांमार के 1961 से लेकर 1971, लगातार 2 बार बनते हैं ये। फिर आते हैं कुर्त वाल्डीहिम, ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे 1972 से 1981, 2 साल लगातार ये भी रहते हैं। जेवियर पेरेस द कुयार पेरू के 1982 से 1991, लगातार 2 बार ये भी रहते हैं। बुतरस घानी मिस्र के थे ये 1992 से 1996, केवल 1 बार रहते हैं ये। कोफी अन्नान घाना के थे 1997 से 2006, ये भी 2 बार रहते हैं। वान की मून दक्षिण कोरिया 7 से लेकर 2016 तक, ये भी 2 साल। और वर्तमान में एंटोनियो गुतेरेस पुर्तगाल के 2017 से वर्तमान तक अभी ये सेक्रेटरी जनरल है यूएनओ के। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम्स में, साल में लगभग 10-12 एग्जाम्स अगर होती मान लीजिए, तो किसी ना किसी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, मान लीजिए डेग हैमरसोल्ड, इनका संबंध किस देश से पूछ सकते हैं। तो आपको ऑप्शन दे देंगे स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। तो आपको पता होना चाहिए डेग हैमरसोल्ड जो थे वो सेक्रेटरी जनरल थे यूएनओ के और स्वीडन के निवासी थे वो। जैसे यूथ हंट म्यांमार के थे, एशिया के पहले व्यक्ति जो यूएनओ के अध्यक्ष यूएनओ के महासचिव बने थे, सेक्रेटरी जनरल बने थे, वो थे यूथ हंट जो कि म्यांमार के निवासी थे। इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी तरीके का। फिर सेकंड व्यक्ति बनते हैं, यहाँ पर आते हैं अपने वान की मून, बुतरस घाली, ये सब बनते हैं सेक्रेटरी जनरल यूएनओ के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एंटोनियो गुतेरेस, वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल है यूएनओ के, 2017 में बने थे ये। काफ़ी अच्छा इजी क्वेश्चन था ये तो। सेकंड क्वेश्चन फिर अगला वापस से करंट अफेयर का बोल सकते हैं हम लोग। फुटबॉल विश्व कप 2018 के फाइनल मैच में क्रोएशिया के राष्ट्र प्रमुख अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद रही, उनका नाम था। The Croatian head of the nation was present in the stadium to cheer her team in the World Cup final match of football in 2018. Her name was। तो 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था वो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फीफा वर्ल्ड कप। तो 21th सेशन था, 21वां सत्र था ये फीफा का। 21st फीफा वर्ल्ड कप था ये, और ये हुआ था रसिया में। जो फाइनल मैच हुआ था वो हुआ था ज्यूनिक स्टेडियम मॉस्को में, और मॉस्को में मैच चल रहा था फ्रांस वर्सेस क्रोएशिया के बीच में। फ्रांस वर्सेस क्रोएशिया के बीच में फ्रांस ने 4 गोल किए, क्रोएशिया ने 2 गोल किए और फ्रांस इस मैच को जीत चुका था।
क्रोएशिया की तरफ से जो उनकी हेड ऑफ नेशन है वो थे कोलिंदा गर्बर कितारोविच, ये मौजूद थे वहाँ पर उनकी टीम को चीयर करने के लिए, हौसला अफजाई के लिए मौजूद थे कोलिंदा गर्बर कितारोविच। ठीक है, नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप 2018 वाला तो यहाँ पर हो गया रसिया में, 2022 वाला होगा कतर में, और 2026 वाला जो होगा वो होगा यूएसए अमेरिका में। ये भी नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, पूछ सकते हैं 2020 का, जैसा अभी इसी में पूछा गया था जो ओलंपिक 2028 का कहाँ पर प्रस्तावित है, इसी प्रकार पूछ सकते हैं 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर प्रस्तावित है। क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा फीफा वर्ल्ड कप वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मेक इन इंडिया कार्यक्रम, मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया था, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मेक इन इंडिया मतलब भारत में बनाओ। तो भारत में, इंडिया में कंपनियों को प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, इनकरेज करने के लिए एक स्कीम निकाली थी जिसका नाम था मेक इन इंडिया कार्यक्रम, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक शेर बना हुआ है उसमें, चीता बना हुआ है उसमें, जो चीता बना हुआ है उसमें डिफरेंट पार्ट से मिलके बना हुआ है वो, तो ये इसका लोगो था, चीता बना हुआ है। काफ़ी फेमस हुआ था ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम, जो अभी भी चल रहा है। हालांकि चाइना को जो बायकॉट किया है तो मेक इन इंडिया के ऊपर ही पूरा का पूरा दामोदर आ चुका है कि अब मेक इन इंडिया स्कीम जो है कुछ करेगी, नई नई योजनाएं निकालेगी और नए नए जो इन्वेस्टमेंट करेगी, नई नई प्लानिंग देगी कंपनीज़ को, क्योंकि अब चाइना का बायकॉट तो चल ही रहा है फिलहाल। तो मेक इन इंडिया जो है वो कार्यक्रम आरंभ किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को कंपनियों को भारत में प्रोडक्शन प्रोत्साहित करने के लिए, और इसमें टोटल 25 सेक्टर्स कवर किए जाते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल्स, इस टाइप से 25 सेक्टर जो है वो कवर किए हैं इस मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत। अच्छा क्वेश्चन था ये, 2014 के करंट अफेयर में भी 2-3 बार पूछ चुके थे एग्जाम में, ये 16 में भी आया था हालांकि क्वेश्चन ये, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, अभी फ़िलहाल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति संबंधित है? विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड ट्रेड ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके जो वर्तमान में मिनिस्टर है वो है पीयूष गोयल, वर्तमान मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। ये करती है, जो ऑर्गेनाइज करती है ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को, रेगुलेट करती है, ऑर्गेनाइज करती है, जो भी समझना हो आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो अगेन स्पोर्ट्स का क्वेश्चन मिसलेनियस में से आता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। निम्न पुरस्कार के प्रारंभ किए गए वर्षों के आधार पर, प्रारंभ से बाद का मतलब स्टार्ट टू लेटेस्ट ऑफ फॉलोइंग अवार्ड्स, मतलब पुराने से लेकर नया अवार्ड स्टार्ट करना है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, 1992 में स्टार्ट किया गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में, अर्जुन 1961 और द्रोणाचार्य अवार्ड 1985। तो इसको अब अरेंज कर लीजिए आप। सबसे फर्स्ट पे आएगा 3, फिर आएगा 4, 3, 4, 1, 2, ये आ गया सी इसका ऑप्शन, 3, 4, 1, 2, राइट आंसर 3, 4, 1, 2। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? Who was the flag bearer at Rio Olympic 2016 opening ceremony for Indian contingent? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी, अगर आप लोगों ने करंट अफेयर पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था। रियो ओलंपिक ब्राज़ील में हुआ था 2016 में, 31वां सेशन था, 31st ओलंपिक गेम्स थे ये, ब्राज़ील में हुए थे रियो में। और इसमें जो फ्लैग बीरर था भारत की तरफ से वो थे अभिनव बिंद्रा।
ओपनिंग सेरेमनी में, मतलब ये उद्घाटन समारोह ओपनिंग सेरेमनी में, और समापन समारोह में क्लोजिंग सेरेमनी में कौन था, तो वो थी साक्षी मलिक। साक्षी मलिक जी थी। 67th रैंक पर था इंडिया मंगोलिया के साथ में। इंपॉर्टेंट है, मंगोलिया के साथ में संयुक्त रूप से 67th रैंक पे था, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल के साथ। सिल्वर मेडल जीता था पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, और ब्रॉन्ज मेडल जीता था साक्षी मलिक ने कुश्ती रेसलिंग में। और जो फ्लैग बेयरर थी समापन समारोह में वो यही थी, साक्षी मलिक। उद्घाटन समारोह में मतलब ओपनिंग सेरेमनी में अभिनव बिंद्रा थे, लेकिन समापन समारोह में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली जो हमारे रेसलिंग खेलती है, कुश्ती खेलती है, वो थी साक्षी मलिक। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 67th रैंक पे था भारत मंगोलिया के साथ में संयुक्त रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर, तो 2018 अगेन करंट का भी आ गया और स्पोर्ट का भी आ गया। आजकल एमपीपीएससी में करंट और स्पोर्ट दोनों का काफ़ी वेटेज बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत का क्रम क्या था? व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द फाइनल मेडल्स टैली ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2018? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित हुए थे 2018 के राष्ट्रमंडल गेम्स। और इसमें जो फ्लैग बेयरर थी वो थी पीवी सिंधु, जिन्होंने रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। वो इसकी फ्लैग बेयरर थी। ओपनिंग सेरेमनी में, उद्घाटन समारोह में और समापन समारोह में थी प्रसिद्ध मुक्केबाज मैरी कॉम। बॉक्सर, फेमस बॉक्सर मैरी कॉम जो थी वो समापन समारोह में थी। समापन समारोह में फ्लैग बेयरर थी, मतलब ध्वजवाहक थी, और पीवी सिंधु जो थी वो उद्घाटन समारोह में फ्लैग बेयरर थी। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं ये भी। भारत जो था वो 3rd रैंक पे था, तीसरे नंबर पे। फर्स्ट रैंक पे कौन था? फर्स्ट रैंक पे था ऑस्ट्रेलिया 198 मेडल्स के साथ। सेकंड पे था 136 या 134 अराउंड ऐसा कुछ है इंग्लैंड। और थर्ड पे था 66 मेडल के साथ इंडिया, जिसमें 26 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल थे। पूछ सकते हैं क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सपोज मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया कि कितने गोल्ड मेडल थे 2018 के राष्ट्रमंडल गेम्स में इंडिया के पास, तो 26 थे। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। आप देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन आ गया, थर्ड रैंक पे कौन से रैंक पे था भारत? थर्ड रैंक पे था। कितने मेडल्स के साथ? 66 मेडल के साथ। कितने टोटल मेडल्स थे? 26 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल। तो ये हम लोगों ने देखा 2018 के राष्ट्रमंडल गेम्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। हालांकि सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते, काफ़ी समय की पाबंदियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग कि 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? प्रस्तावित है ये, प्रपोज्ड है, ठीक है। इन विच सिटी द 2028 समर ओलंपिक गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड? ये प्रपोज्ड है, प्रस्तावित है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा 2016 का इसी पेपर में आया था, 2 स्लाइड पहले देखा हम लोगों ने, वो था रियो। 2020 के ओलंपिक जो प्रस्तावित है वो है टोक्यो जापान में। 2024 के जो ओलंपिक जो प्रस्तावित है वो है पेरिस फ्रांस में। और 2028 जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके ओलंपिक प्रस्तावित है लॉस एंजलिस यूएसए अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉस एंजलिस अमेरिका में 2028 के ओलंपिक प्रस्तावित है। जैसे मैंने बताया आप लोगों को, रियो क्वेश्चन पूछा था फीफा वर्ल्ड कप वाले में से, कौन सी क्रोएशिया की जो हेड ऑफ क्रोएशिया थी वो चीयर करने के लिए मौजूद थी, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन बदल के पूछ सकते हैं कि 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, या 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप वो कहाँ होगा, कतर में होगा 2022 का, 2026 का जो है वो यूएसए में होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है आपके पास। स्पोर्ट्स का जो वेटेज है आजकल बढ़ रहा है एमपीपीएससी में, तो इसका जो राइट आंसर है वो लॉस एंजलिस है। 2028 के जो ओलंपिक से प्रस्तावित प्रपोज्ड है जो, वो यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग अगर,
तो अगेन स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आ गया। IAAF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? IAAF का फुल फॉर्म सबसे पहले हम जानते हैं, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, IAAF, ठीक है। IAAF इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। 214 सदस्य देश है इसके वर्तमान में, और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, जो इसके चेयरमैन है, वो है सेबेस्टियन कोए। IAAF के प्रेसिडेंट बोल लीजिए, अध्यक्ष बोल लीजिए, इसके प्रमुख है सेबेस्टियन कोए। और लास्ट वन जो क्वेश्चन पूछा गया कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है मोनाको। मोनाको फ्रांस के ऊपरी तट पर एक छोटा सा देश है मोनाको। टोटल एरिया इसका 2.1 स्क्वायर किलोमीटर। जो टोटल पॉपुलेशन है इस देश की वो है 38 या 36,000 के अराउंड है, काफ़ी कम है। मतलब वर्ल्ड के सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री है ये। सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री जो है, सबसे छोटी सबसे छोटा देश जो है वो है वेटिकन सिटी, जो कि रोम के अंतर्गत आता है। वेटिकन सिटी वर्ल्ड का सबसे छोटा देश है। उसके बाद उससे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है मोनाको। 2.1 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका टोटल एरिया है। काफ़ी छोटा देश है। हमारे यहाँ तो एक तहसील भी इससे बड़ी होती है। तो वहाँ पर मोनाको में इसकी स्थापना की गई थी। जो आपने नाम सुना होगा मोंटे कार्लो, एक ब्रांड आता है मोंटे कार्लो कपड़ों का, तो वो यहीं का है, मोंटे कार्लो, ठीक है। तो ये जो IAAF का मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो मोनाको में स्थित है। स्पोर्ट्स के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे इस बार। अब आता है हमारे पास मिसलेनियस। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? हु वॉज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? इसका मैं सीधे जंप करता हूँ इसके राइट आंसर पे। डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, जिनको प्यार से विक्रम साराभाई कहते हैं, इनका राइट आंसर है। अब देखते हैं हम लोग इन चारों के बारे में कुछ फेमस चीज़ें कि क्या क्या फेमस है इनके लिए, कौन कौन से अवार्ड मिले इनको, कब कब मिले, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करते हैं हम लोग। नोट डाउन किया हुआ है मैंने। तो सबसे पहले आता है विक्रम अम्बालाल साराभाई। जन्म हुआ 1919 में अहमदाबाद में। उस टाइम पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था अहमदाबाद। गुजरात, सिंध और बम्बई, ये तीनों थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत। तो जन्म हुआ 1919 में अहमदाबाद में, जो कि तत्कालिक समय पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। मृत्यु 1971 में केरल में हुई थी इनकी, विक्रम साराभाई की। पद्म भूषण मिल चुका है 1966 में, पद्म विभूषण मिल चुका है 1972 में। सेकंड ऑप्शन था हमारे पास सतीश धवन। सतीश धवन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनेमिक्स रिसर्च कहते हैं इनको, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनेमिक्स रिसर्च। जन्म हुआ था 1920 में श्रीनगर में। उस टाइम पर ये कश्मीर प्रिंसली स्टेट था उस टाइम पर, एक देसी रियासत थी राजा रजवाड़ाओं की। तो वहाँ पर उनका जन्म हुआ था 1920 में। मृत्यु 2002 में बेंगलोर में हुई थी। इसरो के तीसरे प्रमुख थे ये 1972 के आसपास। और पद्म भूषण मिल चुका है इनको 1971 में, पद्म विभूषण 1981 में मिल चुका है। और श्रीहरिकोटा में जो मतलब एक स्पेस लॉन्चिंग सेंटर है आंध्र प्रदेश में, वो इन्हीं के नाम पर है, सतीश धवन के नाम पर ही रखा गया था पहले। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पावर, परमाणु शक्ति के मतलब भारतीय परमाणु शक्ति के पिता कहे जाते हैं ये, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पावर। जन्म हुआ 1909 में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत जन्म हुआ था इनका। और मृत्यु हुई थी 1966 में आल्प्स पर्वत में। एयर इंडिया का जो फ्लाइट था 101 वो क्रैश हो गया था आल्प्स पर्वत में, इस कारण से इनकी मृत्यु हो गई थी। पद्म भूषण मिला था इनको 1954 में। और सबसे बड़ी खासियत इनकी ये है कि इनको फिजिक्स के नोबल, भौतिकी के नोबल प्राइज़ के लिए 2 बार नामांकित किया गया था, 1951, 1953 में। फिजिक्स के नोबल प्राइज़ के लिए इनको 2 बार नॉमिनेट किया गया था होमी जहांगीर भाभा जी को। हालांकि मिल नहीं पाया दुर्भाग्यवश, लेकिन 2 बार नॉमिनेट हुए थे ये 1951 में, 1953 में। डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन, जन्म हुआ 1940 में एर्नाकुलम। और ये इसरो के हेड रह चुके हैं। इसरो का फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता ही होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
के अध्यक्ष रह चुके हैं 1994 से लेकर 2003 तक, और मेंबर ऑफ राज्यसभा के भी रह चुके हैं ये, राज्यसभा के सदस्य मतलब सांसद रह चुके हैं राज्यसभा के ये 2003 से 2009 के बीच में। इन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था कि आप जैसे देखते हैं हम लोग चुनाव लड़के ही पहुंचते हैं पार्लियामेंट में। एक पावर पता होगी आप लोगों को, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान इनसे या समाज सेवा इन एक्टिविटीज से जुड़ा हो। तो जो विज्ञान क्षेत्र से जुड़े हुए थे डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूररंगन, इनको डायरेक्ट प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया था। 2003 से 2009 का इनका टर्म था। पद्मश्री मिला इनको 1982 में, पद्म भूषण मिला 1992 में, और पद्म विभूषण मिला 2000 में। मतलब तीनों पद्म अवार्ड इनको मिल चुके हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो इसका जो राइट आंसर था इस क्वेश्चन का, हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक कौन थे, वो थे डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। इनके बारे में हमने डिटेल में जानकारी ली, कौन कौन के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी होता है आपके लिए। 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक्स डे सेलिब्रेशन इन 2019 इन न्यू दिल्ली वाज। तो सीधा मैं क्वेश्चन के आंसर पे जंप करता हूँ। अगर आप लोग करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए। प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका साइरिल रामफोसा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा जो थे वो चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। इंडिया में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कब होता है? 26 ऑफ जैन को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम, और इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 ऑफ अगस्त को। ये भी अंतर पता होना चाहिए आप लोगों को। तो जो रिपब्लिक डे था उस दिन जो चीफ गेस्ट थे वो थे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट साइरिल रामफोसा। अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी सुर्खियों में था। 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना, वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम है ये इन इंडिया 2018। कौन सी थी ये? तो दीनदयाल चलित हॉस्पिटल योजना 2006 में एमपी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी इसको। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र हैं उनमें, मतलब जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है जिनमें मेजोरिटी है इनकी, उनमें हेल्थ स्कीम्स, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की थी। हेल्थ स्कीम या हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2006 में। आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 को गांधी जयंती के दिन लॉन्च की गई थी, और इसका मेन एम था जो बीपीएल कार्ड होल्डर है उनका हेल्थ इंश्योरेंस करना, हेल्थ इंश्योरेंस। अरुणिमा योजना तो ये संबंधित है वुमेन एम्पावरमेंट से, महिला सशक्तिकरण संबंधित है ये, एम्पावरमेंट से संबंधित है। और जो लास्ट वन जो दिख रहा है आप लोगों को, यही इसका आंसर है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, हेल्थ स्कीम है, विश्व वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट। 23 सितंबर 2018, 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं रांची, जो कि झारखंड में स्थित है, और वहाँ से इस योजना का उद्घाटन करते हैं। इसका मुख्य एम, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो बीपीएल कार्ड होल्डर, जो बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड होल्डर है, उनका हेल्थ इंश्योरेंस करना, 5 लाख तक का कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना इनको, 5 लाख रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, बीपीएल कार्ड होल्डर्स के लिए। तो सबसे जो बड़ी योजना है वर्ल्ड की स्वास्थ्य योजना, हेल्थ स्कीम, वो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और आई थिंक ये परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, इसके द्वारा ये मतलब रेगुलेट की जाती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये रेगुलेट की जाती है ये स्कीम, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं किस मंत्रालय के अधीन आती है ये, तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। ये देख मैंने नोट डाउन कर दिया एक बार, हालांकि बता भी दिया मैंने आप लोगों को सब कुछ, तो कोई ज़रूरत नहीं इसके बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस एंड करंट अफेयर्स का और 2019 के पेपर का। 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया था? इन 2019 विच इंडियन शॉर्ट फिल्म वॉन द ऑस्कर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं 91th ऑस्कर सेरेमनी थी ये, 91वें ऑस्कर सेरेमनी थी ये, और इसमें एक फिल्म प्रदर्शित हुई थी जिसका नाम था पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। भारत पर बनी हुई पिक्चर है ये। भारत में बताता हूँ आपको मैं, इसके जो प्रोड्यूसर, इसके जो डायरेक्टर थे वो थे रेखा जैतापची और गुनित मोंगा। ये दो लोगों ने, रेखा जैतापची और गुनित मोंगा, इन्होंने पिक्चर डायरेक्ट की थी, इन्होंने पिक्चर के निर्देशक थे ये। और इन्होंने पिक्चर जो इंस्पायर थी वो थी, एक नाम सुना होगा आपने, अरुणाचलम मुरुगंथनम। ये आप लोगों ने नाम सुना होगा, काफ़ी 2018-19 के आसपास काफ़ी सुर्खियों में रहा था, काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये अरुणाचलम मुरुगंथनम। आपने अगर अक्षय कुमार की पिक्चर देखी होगी पैडमैन, तो ये इनको पैडमैन बोलते हैं भारत का। अरुणाचलम मुरुगंथनम ये पैडमैन है इंडिया के, इन्हीं के ऊपर पैडमैन मूवी बनी थी। और पैडमैन में क्या था, इन्होंने एक सैनिटरी पैड बनाने की एक सस्ती मशीन बनाई थी, उससे आप लो बजट सैनिटरी पैड बना सकते हैं, साथ में वो बायोडिग्रेडेबल भी रहेंगे। उसमें आपको दो फायदे होंगे, एक तो बायोडिग्रेडेबल भी है, प्रकृति को कोई नुकसान नहीं है, नेचर को नुकसान नहीं है, और सेकंड वो लो बजट भी, आपके बजट में आ जाएगा ये। तो इन्होंने एक मशीन बनाई थी सैनिटरी पैड बनाने की। इससे इंस्पायर होकर के उत्तर प्रदेश के हापड़ जिले की एक काठीखेड़ा, कुछ ऐसा कुछ नाम है गांव का, काठीखेड़ा गांव की मतलब अनमेरिड गर्ल्स ने, मतलब काफ़ी मतलब 22, 23, 25 के आसपास यंग लड़कियां थी, गर्ल्स थी, उन्होंने उस मशीन को खरीद करके उससे सैनिटरी पैड बनाने का स्टार्ट किया काम। उससे क्या हुआ, सैनिटरी पैड बनाने से क्या हुआ, उन्होंने फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल को लेकर के वहाँ की जो गांव की लेडीज है उनको जागरूक किया, उसके साथ ही सैनिटरी पैड बनाया जिससे बायोडिग्रेडेबल, मतलब उनको जो हाइजेनिक जो इन्वायरमेंट होता है वो प्रोवाइड किया उन्होंने। इसके साथ ही उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किया, मतलब स्वरोजगार किया, स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया। उसके साथ उन्होंने वुमेन्स को जागरूक किया हाइजेनिक मतलब इन्वायरमेंट के लिए। तो ये इससे इंस्पायर हुआ था और इसके ऊपर पिक्चर बनाई थी पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। रेखा जैतापची और गुनित मोंगा इन्होंने बनाई थी, और वो आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, स्नेहा सबला ऐसा कुछ नाम है उस लेडी का, उनके ऊपर गर्ल का, उसके ऊपर पिक्चर बनी थी ये सेंटेंस एंड ऑफ सेंटेंस, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। अरुणाचलम मुरुगंथनम से प्रेरित थी पिक्चर ये वाली, और इसको अवार्ड मिला था 2019 में इंडियन लघु फिल्म, इंडियन शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर अवार्ड। काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्राउड मूवमेंट होता है ये, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस इसका जो राइट आंसर है वो। तो ये हमारा कंप्लीट होता है आज का तो पूरा 2019 का पेपर। अब इसमें हम लोगों ने जो एक्ट है, 3 एक्ट 1955, 1989 और 1993, ST/SC एक्ट, सिविल एक्ट और मानव अधिकार ह्यूमन राइट एक्ट, इसको डिस्कस नहीं किया है क्योंकि MPPSC जो आयोग है उसने इन तीनों एक्ट्स को सिलेबस से हटा दिया है। जो 2020 का एग्ज़ाम होगा, 20 का एग्ज़ाम जो होगा 21 में होगा, अब तो हालांकि वो उसमें अब ये जो तीनों एक्ट है उसके क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इसलिए हम लोगों ने उसको डिस्कस भी नहीं किया है। फालतू पढ़ के कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो पूछेंगे ही नहीं तो क्या मतलब। तो अब हम लोग एक बार इसका फटाफट एक एनालिसिस कर लेते हैं कि पेपर हमारा किस टाइप का था, पेपर का लेवल क्या था और पेपर में क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से कितने कितने आए थे। अगर बात करूं मैं MP की, मध्य प्रदेश की, साथ में मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। तो टोटल 34 क्वेश्चंस थे मध्य प्रदेश से, जिसमें से 5 क्वेश्चन थे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से। जैसे वो एक क्वेश्चन था निर्यात उत्कर्ष वाला, देवास और इंदौर वाला, एक क्वेश्चन था मुस्कान किरार वाला, एक क्वेश्चन था सोनू गोलकर वाला। इस टाइप से 5 क्वेश्चन टोटल थे मध्य प्रदेश में और करंट अफेयर के टोटल मिला करके। अगर 2 क्वेश्चन को मैं काउंट करूं हिस्ट्री वाले, जैसे कि एक क्वेश्चन था रेशम बुनकर, आप लोगों को याद होगा रेशम
बुनकर, रेशम बुनकर, वो दशपुर वाला अभिलेख एक क्वेश्चन वो था, और एक था चंड प्रघोत। अगर ये क्वेश्चन हालांकि मैंने अभी काउंट किए हैं हिस्ट्री में, कहाँ गया हिस्ट्री, ये रहा हिस्ट्री, मैंने इसमें काउंट कर लिए अभी ये 2 क्वेश्चंस को। लेकिन अगर इन 2 क्वेश्चंस को मैं एमपी में काउंट करूंगा तो टोटल क्वेश्चन की संख्या हो जाएगी 36। लेकिन मैंने इसको मैंने हिस्ट्री में काउंट करना ज़्यादा अच्छा समझा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा क्लोज है हिस्ट्री से, ठीक है, तो मैंने इसके लिए इसको हिस्ट्री में काउंट किया है। अगर इन 2 क्वेश्चंस को मैं हिस्ट्री से निकाल करके इसमें ऐड कर दूंगा तो यहाँ 4 हो जाएंगे और यहाँ 36 हो जाएंगे। कंप्यूटर से बात करें अगर हम लोग, तो कंप्यूटर से 11 क्वेश्चन आए थे, मतलब इस बार एमपी का जो वेटेज था वो 1/3 था, 33% से भी ज़्यादा था, 1/3%। इसमें से एक क्वेश्चन डिलीटेड वाला भी है, जहाज महल वाला, याद होगा आप लोगों को, जहाज महल का निर्माण किसने कराया था, हु बिल्ड द जहाज महल। पॉलिटी के 10 क्वेश्चन थे, पॉलिटी इस बार अच्छा वेटेज लेकर आया था। कंप्यूटर तो अभी आने वाले मतलब जो लास्ट 3-4 साल है उसमें अच्छा वेटेज लेकर आ ही रहा है, हर पेपर में 8, 10, 11, 8, 10, 11 ऐसे क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। पॉलिटी इस बार अच्छा वेटेज लेकर आया, 10 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में पॉलिटी से पूछे गए थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इस बार निराशाजनक प्रदर्शन मिला, केवल और केवल 8 क्वेश्चन पूछे गए टोटल। साइंस से, टेक्नोलॉजी से टोटल 8 क्वेश्चन यहाँ आए थे। ज्योग्राफी हर बार की तरह वही 8-10 क्वेश्चन के आसपास आके अटक गया। हिस्ट्री जो था वो काफ़ी कम, उसमें मैंने 2 क्वेश्चन जो थे वो एमपी के नोट करने के बाद भी 6 क्वेश्चन दिखे मुझे एमपी के। मिसलेनियस एंड स्पोर्ट्स, तो 8 क्वेश्चन मिसलेनियस के थे, जिसमें 5 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के भी मैंने काउंट कर दिए, जैसे कि रियो ओलंपिक वाला, सॉरी रियो ओलंपिक तो नहीं, जैसे IIAF का मुख्यालय, फिर वो बढ़ते क्रम में करो द्रोणाचार्य अवार्ड, अपना राजीव गांधी अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड, इनको मतलब बढ़ते क्रम में अरेंज करो। तो ये सब क्वेश्चन मैंने स्पोर्ट्स में इसमें ऐड कर दिए हैं। तो टोटल क्वेश्चन होते हैं 8, मिसलेनियस के 3 क्वेश्चन और स्पोर्ट्स के 5 क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं दोनों के। करंट अफेयर 5 क्वेश्चन लेकर आया था करंट अफेयर, जैसे रियो ओलंपिक आया था, फिर उसके बाद और साइरल रामफोसा आया था, फिर वो क्रोएशिया की जो हेड थी वो आया था क्वेश्चन। इस प्रकार से 5 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के। एक्ट के 10 क्वेश्चन थे, मैंने पहले बोल दिया आपको, हम लोग एक्ट डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एक्ट जो था वो सिलेबस से हटा दिया गया है। टोटल हम लोगों ने 90 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन डिलीटेड था, जहाज महल वाला, हु बिल्ड द मांडू जहाज महल, वो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। इस प्रकार 89 क्वेश्चन जो थे हमारे टोटल कंप्लीट होते हैं। 1 क्वेश्चन डिलीटेड एंड 10 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है अब तो काफ़ी अच्छा पेपर था। मॉडरेट कह सकते हैं, ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा टफ था, इजी टू मॉडरेट के बीच के लेवल का था ये क्वेश्चन पेपर। काफ़ी मतलब सबसे बड़ा वेटेज लेकर आया था एमपी, और कंप्यूटर भी आज के टाइम पे काफ़ी वेटेज लेकर आ रहा है। अब चूँकि ये क्वेश्चंस हटा दिए हैं एक्ट वाले, तो 10 क्वेश्चन 10 से 12, हालांकि इस बार क्वेश्चन कम आए थे एक्ट से, नहीं तो लास्ट टाइम जो 2018 का था उसमें आई थिंक 17 क्वेश्चन के आसपास आए थे, 17 से 19 क्वेश्चन। तो जो ये क्वेश्चन से एक्ट वाले, अब इसको इधर बैलेंस करना होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं किसका वेटेज बढ़ता है इनमें से, किसका वेटेज कम होता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो इसमें एमपी था, लगभग 1/3 पेपर जो था वो एमपी का एमपी पूछा जा चुका था। तो आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो हमसे जुड़े रहिए इस प्रकार। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।